स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से यूरोप के कई शहरों में एक तरह की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लगभग हर मेजर सिटी में आम जनता भारी तादाद में अपने शहर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आई। फॉर एग्जाम्पल, जर्मनी के लीप्जिग शहर में हर हफ्ते मंडे नाइट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स, हाउस होल्डर्स, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और पेंशनर्स जैसे डाइवर्स ग्रुप शामिल हैं। उधर लंदन में कई डिमॉन्स्ट्रेटर्स ने अपने यूटिलिटी बिल्स को जला दिया। इनमें से कई डोंट पे यूके नाम के एक संगठन का हिस्सा बने हैं, जिसके अंडर लगभग 2 लाख हाउस होल्डर्स ने यह ऐलान किया है कि वो अपने बिल्स पे नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रोम और मिलान में यूएसबी ट्रेड यूनियन के लीडरशिप में देखा गया, जहां प्रोटेस्टर्स ने अपने गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को आग लगा दिए। पेरिस में भी ट्रेड यूनियन वर्कर्स का स्ट्राइक और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ता गया। इनफैक्ट हाल ही में कई प्रोटेस्ट ग्रुप्स पेरिस 2024 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेडक्वार्टर्स के सामने आने वाले इस इवेंट में हैवी स्पेंडिंग के खिलाफ धरना देने लगे। ऐसा ही नजारा रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी देखा जा रहा है, जहां लोग अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा न कर पाने की वजह से इंक्रीजिंगली एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दरअसल पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट के सैलाब के पीछे सबसे बड़ा कारण है हाई इन्फ्लेशन और रशिया यूक्रेन वॉर के चलते एनर्जी शॉर्टेज, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को इंटेंसिफाई कर रही है। नेचुरली इस इकोनॉमिक डाउनटर्न का एक मेजर इम्पैक्ट यूरोप के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा है, जिसका शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, जहां फॉर्मर पीएम लिज ट्रस को सिर्फ 45 दिनों के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ब्रिटेन के सबसे शॉर्टेस्ट पीएम रहने वाली ये कंजर्वेटिव लीडर न सिर्फ अपने कैंपेन में किए गए वादों को पूरा करने में नाकामयाब रहीं, बल्कि कुछ डिबेटेबल डिसीजंस के चलते फाइनेंशियल मार्केट्स को भी अपने खिलाफ कर बैठी। और दोस्तों, ब्रिटेन की इस क्राइसिस से एक बात तो साफ हो गई कि यूरोप की इकोनॉमिक हालत इतनी वल्नरेबल है कि आज वो उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर खतरा बन चुकी है। वैसे तो यूरोप की ये क्राइसिस यूक्रेन में चल रहे वॉर के ग्लोबल इम्पैक्ट का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्राइसिस की सीवियरिटी यूरोप के अपने मिसमैनेजमेंट को भी दर्शाता है। ऑलरेडी ब्रेक्जिट यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के एग्जिट के चलते इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की यूनिटी और स्ट्रेंथ पे कई सवाल उठाए गए हैं। वहीं आज पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रेन से उभरते हुए और अपने ही बैकयार्ड में वॉर से जूझ रहे यूरोप के लिए अपने आप को समेटना मुश्किल बनता जा रहा है। ऐसे में इंटेंसिफाई होते इन प्रोटेस्ट को कई ऑब्जर्वर्स एक यूरोपियन स्प्रिंग की तरह देख रहे हैं। जी हाँ, वही स्प्रिंग जिसने 2010 में मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया था। अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर हुए ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करप्शन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और डेमोक्रेटिक रूल को अपोज करने के लिए ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसके चलते कई डिस्पोटिक रेजिम्स गिर गए। अलग सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल सिचुएशन की वजह से शायद यूरोप में चल रहे रिवोल्ट्स अरब स्प्रिंग की तरह सीवियर ना हो, लेकिन यूरोपियन गवर्नमेंट्स के लिए ये एक मेजर थ्रेट जरूर बनते जा रहे हैं। ऑलरेडी इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट में इकोनॉमिक रिसेशन के अलावा भी कई सारे मुद्दे प्रोमिनेंट बन चुके हैं, जैसे यूरोपियन गवर्नमेंट्स की क्लाइमेट और रेफ्यूजी पॉलिसीज या फिर नेटो में उसका रोल। ऐसे में ऑपोजिंग पॉलिटिकल फोर्सेस, खासकर पॉपुलिस्ट और राइट विंग लीडर्स और पार्टीज के लिए इन प्रोटेस्ट को इन्फ्लुएंस करना आसान बनता जा रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन प्रोटेस्ट के पीछे के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वाकई एक यूरोपियन स्प्रिंग है तो इसका यूरोप के इंटरनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस की स्टार्टिंग 19 दिसंबर इवनिंग 7 PM से हो रही है।
पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि यूरोपियंस के लिए उनकी कॉफी कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि एक आम यूरोपियन नागरिक का दिन बिना हॉट कॉफी के शुरू ही नहीं हो सकता। लेकिन बीते कुछ महीनों में यही कॉफी यूरोप के कई देशों के लिए एक लग्जरी आइटम बनती जा रही है। उदाहरण के तौर पर फिनलैंड में कॉफी के प्राइसेस का सबसे बड़ा इंक्रीज देखा गया, जो ओल्ड प्राइसेस के मुकाबले 44% से भी ज्यादा था। वहीं हंगरी एंड लिथुआनिया जैसे देशों में बढ़े 50% से भी ज्यादा मिल्क प्राइसेस ने यूरोपियंस के लिए इस कॉफी के टेस्ट को बेटर कर दिया है। दरअसल अगस्त 2022 तक यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन डबल डिजिट लेवल्स तक पहुंच गया था। वहीं बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर स्टेट्स में इस फिगर ने 20% को भी क्रॉस कर दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना सीवियर रहा है। वैसे तो पिछले कुछ दशकों में दुनिया के कुछ मैच्योर इकोनॉमीज इन्फ्लेशन को सक्सेसफुली अवॉइड कर पाए थे। यूरोप में लास्ट टाइम डबल डिजिट इन्फ्लेशन 1980s के दौरान एक्सपीरियंस किया गया था, लेकिन इतने सालों बाद नवंबर 2021 में फिर एक बार यूरोप का इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। उदाहरण के तौर पर यूके में अक्टूबर 2022 तक इन्फ्लेशन रेट 11.2% को टच कर रहा था। ये राइज बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस का इम्पैक्ट है, जो गवर्नमेंट कैप के बावजूद साल दर साल 24% तक बढ़ गया है। सिमिलरली इन्फ्लेशन का इफेक्ट फूड प्राइसेस में भी देखा गया, जहां कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन्स के समय से वीक हुए ग्लोबल सप्लाई चेन्स के कारण फूड रिलेटेड कमोडिटीज में 16.4% का उछाल देखा गया। वहीं अब यूक्रेन में चल रहे वॉर ने इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन से ग्लोबल व्हीट और बार्ले सप्लाई का लगभग 1/3 और सनफ्लावर ऑयल का लगभग 2/3 सप्लाई आती है। यही नहीं, यूक्रेन दुनिया का 4th बिगेस्ट कॉर्न एक्सपोर्टर भी है। लेकिन इस वॉर के चलते ये सारे सप्लाईज सीवियरली अफेक्टेड हुए हैं, जिसने इन्फ्लेशन की आग में घी डालने का काम किया है। इस पूरे सिनेरियो का एक पहलू ये भी है कि इस इन्फ्लेशन का असर हाई इनकम यूरोपियन देशों के मुकाबले लो इनकम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यानी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन मेंबर स्टेट्स में ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये इन्फ्लेशन मेनली फूड सप्लाई और एनर्जी प्राइसेस से ड्रिवन था, और हाई इनकम यूरोपियन देशों के मुकाबले लो इनकम देश इन दोनों फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थे। वहीं यूरोपियन हाउसहोल्ड्स में इन्फ्लेशन की वजह से लिविंग कॉस्ट का राइज भी काफी अनइवन रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक इस रेट ने यूरोप के अलग अलग कंट्रीज और इनकम ग्रुप्स में 7 से 30% के बीच फ्लक्चुएट किया। जाहिर सी बात है कि इससे यूरोप में एग्जिस्टिंग सोशल गैप्स और इनइक्वालिटीज और भी इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। वैसे तो पिछले महीने पहली बार इन्फ्लेशन कुछ गिरता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी ये डबल डिजिट में ही फंसा हुआ है। एक एस्टिमेट के अनुसार अगले साल तक इस राइजिंग इन्फ्लेशन में एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी एडवांस और इमर्जिंग यूरोपियन इकोनॉमीज में ये करीब 6 से 12% के बीच रहेगा, जो इन देशों के ओवरऑल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से काफी बुरी खबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर यूरोप की एडवांस इकोनॉमीज सिर्फ 0.6% तक ग्रो करेंगे और इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रोथ रेट लगभग 1.7% रहेगा, जो कि ऑब्वियसली काफी कम है। लेकिन यूरोपियन देशों की हालत इस इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट से भी ज्यादा खराब हो सकती है अगर यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, और वो क्राइसिस है एनर्जी शॉर्टेज का। दोस्तों, आज यूरोप में चल रहे क्राइसिस के पीछे अगर कोई एक फैक्टर मोस्ट डोमिनेंट है तो वो है एनर्जी। ईयू के गैस इंपोर्ट्स का लगभग 40 से 50% रशिया से आता था, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रशियन इन्वेजन के चलते यूएस लेड वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लागू कर दिए। इससे यूरोप रशियन गैस सप्लाईज पे अपने डिपेंडेंस को कम करने पे मजबूर हो गया। लेकिन इस डिपेंडेंस को कहीं और शिफ्ट करना यूरोप के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास रशिया से इंपोर्ट होने वाली गैस जितना कोई दूसरा इजी और कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। इनफैक्ट कई स्टडीज यूरोप के इस एनर्जी क्राइसिस को वॉर के पहले से ही शुरू मान रही हैं।
दरअसल पिछले साल यूएस टेक्सास में पावर ग्रिड प्रॉब्लम के चलते वहां से यूरोप में आने वाली लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाईज अफेक्टेड हुई थी। और ऊपर से पिछली विंटर्स यूरोप के लिए एवरेज से ज्यादा ठंडी रही थी, जिसके चलते यूरोप में एनर्जी कंजम्पशन एवरेज से भी ज्यादा हुआ था। वहीं इस साल गर्मी आते आते यूरोप में सीवियर हीट वेव्स के चलते रिवर्स और रिजर्वायर्स का वाटर लेवल गिर गया, जिससे हाइड्रो पावर जनरेशन में गिरावट देखी गई। ऊपर से रिपेयर्स की वजह से कई फ्रेंच न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बंद पड़ गए थे। ये क्राइसिस जून में और भी सीवियर हो गया जब रशिया ने अपने सप्लाई कट्स इंपोज करने शुरू किए और आज वो यूरोप का सिर्फ 15% इंपोर्ट्स पूरा करने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक नेचुरल गैस के प्राइसेस 44 यूरो पर मेगावाट से बढ़कर करीब 350 यूरो पर मेगावाट तक राइज कर गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और गैस के होलसेल प्राइसेस में लगभग 15 फोल्ड का ये इंक्रीज हाउस होल्ड और बिजनेसेस को काफी सीवियरली अफेक्ट कर रहा है। कई यूरोपियन फैक्ट्रीज अपने इलेक्ट्रिक और यूटिलिटी बिल्स पे ना कर पाने की वजह से बंद पड़ गए हैं और जुलाई में यूरोपियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने 2 साल में अपना लार्जेस्ट ड्रॉप एक्सपीरियंस किया। नतीजा ये हुआ कि बिजनेस के ऊपर से एनर्जी बर्डन को हटाने की कोशिश में यूरोपियन गवर्नमेंट्स और भी ज्यादा स्पेंड करने लगे, जिसके चलते क्राइसिस और भी डीपन हो गई। यही नहीं, कई यूरोपियन फार्म्स अपने प्रोडक्शन को स्टॉल करने की सोचने लगे, जिससे फूड इनसिक्योरिटी का थ्रेट भी मंडराने लगा। कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर रशिया से रिमेनिंग एनर्जी फ्लोज बंद कर दिए गए तो इस सर्दी में यूरोप को न सिर्फ मैसिव शॉर्टेजेस और राशनिंग से गुजरना होगा, बल्कि उसके कुछ सेंट्रल और ईस्टर्न इकोनॉमीज में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉसेस 3% से ज्यादा नीचे गिर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो गैस के ग्लोबल सप्लाईज में मिड 2024 तक कोई भी नए एडिशंस की संभावना नहीं है, जिसके चलते आने वाले लगभग 18 महीनों तक एनर्जी प्राइसेस हाई ही रहने वाले हैं और अगले साल यूरोप को फिर से एक बड़े शॉर्टफॉल से जूझना पड़ेगा। ऐसे में सिविल अनरेस्ट का थ्रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे कि हमने श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में देखा, एक एनर्जी प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि यूरोप की सिचुएशन को श्रीलंका से डायरेक्टली कंपेयर करना शायद उतना लॉजिकल साउंड ना करे, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि जब लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होती हैं तो रैशनल थिंकिंग का डिप होना लाजमी है। और इस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में क्लाइमेट एक्टिविस्ट का भी एक सिग्निफिकेंट रोल उभर कर आ रहा है, क्योंकि यूरोप का एनर्जी क्राइसिस अपने क्लाइमेट कमिटमेंट से उसे दूर लेकर जा रहा है, जो इन प्रोटेस्ट को एक दूसरी दिशा में लेकर जा सकता है। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले एनर्जी इनसिक्योरिटी के डर से जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और नेदरलैंड्स ने अपने कोल फायर्ड प्लांट्स को रीओपन करने और क्लोजर डेट्स के बियॉन्ड उनके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की इच्छा जताई। लेकिन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के मुताबिक प्रैक्टिकल कंसर्न के चलते इन पॉल्यूटिंग पावर प्लांट्स को रिवाइव करने का फैसला उतना ही सोशली और इकोनॉमिकली डैमेजिंग हो सकता है जितना कि पॉलिटिकल। उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस ना सिर्फ एमिशन रिडक्शन के कमिटमेंट को वीक करेगा, बल्कि एनर्जी प्राइस क्राइसिस को और भी इंटेंसिफाई कर देगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन अपने इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को खो सकता है अगर उसके स्टेट्स कोल को अपना एनर्जी लाइफलाइन बना लें। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यूरोप के पास और कोई रास्ता है भी नहीं। 16 इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्सपर्ट से बनी क्लाइमेट क्राइसिस एडवाइजरी ग्रुप यानी सीसीएजी के एक नए रिपोर्ट ने यूरोपियन कंट्रीज को जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। इन क्लाइमेट ग्रुप्स का मानना है कि अगर यूरोपियन यूनियन को 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 1990 के लेवल से 55% तक कट करना है तो उसे क्लीनर एनर्जी सोर्सेज पे फोकस करना होगा। लेकिन इस बिगड़ते इकोनॉमिक सिचुएशन और बढ़ते एनर्जी प्राइसेस और लेबर कॉस्ट को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि यूरोपियन यूनियन अपना क्लाइमेट टारगेट अचीव कर पाएगा, खासकर जब प्राइवेट सेक्टर सफर कर रहा हो और क्लीन इन्वेस्टमेंट के लिए उसका एपिटाइट भी घट रहा हो। ऐसे में कई ऑब्जर्वर्स एक वर्स्ट केस सिनेरियो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जहां यूरोपियन यूनियन पार्टनर्स रशिया के एनर्जी जाइंट गैसप्रॉम के साथ गैस डिलीवरीज को रीनेगोशिएट करने के लिए कंपटीशन पे उतर आए। अगर ऐसा हुआ तो यूरोपियन सॉलिडेरिटी और ईयू की क्रेडिबिलिटी को हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि यूरोप में चल रहे प्रोटेस्ट के पीछे क्या फैक्टर्स हैं। इतना तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि यूरोपियन पब्लिक के लिए अब बात उनके बेसिक नेसेसिटीज की अवेलेबिलिटी पे आ चुकी है। और ये प्रोटेस्ट यूरोप के लिए इतने ज्यादा खास इसलिए हैं क्योंकि आमतौर पे यूरोपियन पब्लिक को ऐसे क्राइसिस की आदत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इन ऑनगोइंग प्रोटेस्ट का यूरोप के स्टेबिलिटी पे ग्राउंड लेवल पे क्या असर पड़ने वाला है।
दोस्तों, अब तक यूरोपियन लीडर्स रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो वेपन्स और एड सप्लाई के थ्रू हो या रशिया पे सैंक्शंस के थ्रू। लेकिन यूरोपियन पब्लिक में इस सपोर्ट को सस्टेन करना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो रहा है। इनफैक्ट बढ़ते इकोनॉमिक तनाव के चलते यूरोपियन पब्लिक न सिर्फ नेटो में उनके गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हो चुकी है, बल्कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो करने की भी बात कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस साल सितंबर में चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में इकट्ठे हुए प्रोटेस्टर्स प्रो वेस्टर्न कोalition गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। सरकार के खिलाफ उनका मेन क्रिटिसिज्म यह था कि वो रशिया के खिलाफ सैंक्शंस में ईयू को सपोर्ट कर रहे हैं। बावजूद इसके कि इन सैंक्शंस के चलते हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस को बढ़ते एनर्जी कॉस्ट और इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन नेदरलैंड्स में भी देखी जा रही है, जहां फार्मर सिटीजन मूवमेंट डच गवर्नमेंट के खिलाफ अपने ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर रहा है। 3 साल पुराना यह मूवमेंट अब एक पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो चुका है, जो डच गवर्नमेंट के लाइव स्टॉक रिडक्शन प्लान के खिलाफ शुरू किया गया था। दरअसल हार्मफुल नाइट्रोजन एमिशन को 2030 तक हाफ करने की कोशिश में डच सरकार ने कई फार्म्स को शट डाउन करने का फैसला लिया, पर क्रिटिक्स का मानना है कि इससे उनके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खड़ी होगी। इन फार्मर्स की तरह आज यूरोप में लगभग हर सेक्टर के लोग अपने सरकार से खफा हैं और इस कॉमन डिस्कॉन्टेंट के चलते यूरोपियन गवर्नमेंट्स डीपली अनपॉपुलर बनती जा रही हैं। ऐसे में यूके के साथ साथ स्वीडन और इटली में भी सत्ता पलट का नजारा देखा गया। इन दोनों देशों में सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट्स को एक्सट्रीम राइट एस्टैब्लिशमेंट से रिप्लेस किया गया। इनफैक्ट इस साल हंगरी और बल्गेरिया में भी फार राइट पार्टीज पावर में आई और ग्रेजुअली पूरे यूरोप में उनका सपोर्ट बेस एक्सपैंड होता नजर आ रहा है, खासकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नेदरलैंड्स और स्पेन में। जैसे कि जर्मनी में रशियन सैंक्शंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी एएफडी नाम के पॉपुलिस्ट फार राइट पार्टी को अपने पॉलिटिकल ग्राउंड मजबूत करने का एक मौका दे दिया। अक्टूबर में लोअर सैक्सनी में हुए रीजनल इलेक्शंस में एएफडी ने 12% वोट्स गेन किए, जो पिछले इलेक्शंस के मुकाबले काफी ज्यादा थे। एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लामिक नैरेटिव को प्रमोट करते आ रहे इस पार्टी ने 2017 में फेडरल इलेक्शन में जर्मन पार्लियामेंट में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी की पोजीशन हासिल की थी। लेकिन फार राइट के लिए इस बढ़ते सपोर्ट के साथ साथ उनसे पैदा हो रहे थ्रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में जर्मन अथॉरिटीज ने फार राइट मूवमेंट रीड सिटीजन्स के 25 सस्पेक्टेड मेंबर्स को अरेस्ट किया। उनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि वो जर्मन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने और रशिया द्वारा सपोर्टेड एक लीडर को इंस्टॉल करने की साजिश में जुड़े हुए हैं। ऐसे डेवलपमेंट्स के चलते यूरोपियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए फार राइट मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लेना मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि वो अक्सर लेजिटमेट फार राइट पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ अपने टाइज का फायदा उठाते हैं। वैसे तो यूरोप में राइट विंग टेरर ग्रुप्स अब तक एक लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहे थे, लेकिन बढ़ते पब्लिक डिस्कॉन्टेंट, सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डाउनटर्न के चलते वो फिर से यूरोपियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड वैल्यूज को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, एक तरफ जहां यूरोपियन गवर्नमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन बढ़ रहा है, वहीं इस ऑपरेशन को रोकने के लिए ये गवर्नमेंट्स और भी ऑथोरिटेरियन बनते जा रहे हैं। अब यूके का ही एग्जांपल ले लीजिए। यूरोप के दूसरे कंट्रीज के साथ साथ वो भी ऐसे रेस्ट्रिक्टिव लॉज लागू कर रहा है जो प्रोटेस्ट और असेंबली गैदरिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और भी टफ बना रहा है। मई 2022 में यूके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिक ऑर्डर बिल में ऐसे कुछ मेजर्स हैं जिन्हें क्रिटिक्स ओवरली रिप्रेसिव मानते हैं, जैसे पुलिस को यह पावर देना कि वो ऐसे किसी को भी अरेस्ट कर पाए जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि वो प्रोटेस्ट अटेंड करने का प्लान कर रहे हों। वैसे ही पोलैंड की लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने भी अपने खिलाफ प्रोटेस्ट को दबाने के लिए हैवी हैंडेड पुलिसिंग, सर्विलेंस और रेस्ट्रिक्शंस का रास्ता चुना। सिमिलरली फ्रेंच अथॉरिटीज भी एक्सेसिव फोर्स के थ्रू इन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब से येलो वेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है, तब से फ्रेंच पुलिस रबर बुलेट्स और टीयर गैस के इस्तेमाल को इंटेंसिफाई करते गए हैं। 2018 में लॉन्च किया गया ये मूवमेंट प्राइमरीली टैक्स इंक्रीजेस को अपोज करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आज फ्यूल शॉर्टेजेस और सैलरी इंक्रीज जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं। कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स के ये रिप्रेसिव टैक्टिक्स पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्करेज कर रहे हैं, खासकर तब जब एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस एक वल्नरेबल स्टेज पे है। अगर यूरोप में स्टेबिलिटी लानी है तो सबसे पहले सरकार को एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगा, इसके थ्रू इस क्राइसिस के डायमेंशंस को एक्सप्लोर और एड्रेस किया जा सके। ऐसा नहीं हुआ तो इस यूरोपियन स्प्रिंग को रोकना
और भी मुश्किल हो जाएगा और शायद मिडिल ईस्ट में हुए अरब स्प्रिंग का एक न्यू एंड मॉडिफाइड वर्जन हमें यूरोप में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा एक परसेप्शन यूरोप में हो रहे प्रोटेस्ट को देखने का। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया है कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज करंट ऑनगोइंग प्रोटेस्ट अक्रॉस यूरोप अ साइन ऑफ अपकमिंग यूरोपियन स्प्रिंग? हाउ कैन यूरोप पुल इटसेल्फ out of the current economic and political crisis? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।